ध्यान देंगे यहां पर दो शब्द आते हैं, एक आता है सु और एक आता है नामी। नोट कर लिया दोनों। सु का मतलब होता है बंदरगाह है, क्या होता है? बंदरगाह। और नामी का अर्थ होता है समुद्री लहरें। क्या होती हैं? समुद्री लहरें, है ना। ये सुनामी जो है एक जापानी भाषा का शब्द है। किसका? जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, सु का अर्थ बंदरगाह है और नामी का अर्थ होता है समुद्री लहरें। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो इसका सुनामी का अर्थ हो जाएगा बंदरगाहों पर आने वाली समुद्री लहरें। बंदरगाहों पर आने वाली समुद्री लहरें, है ना, क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जापान में इसका अर्थ है निकल गया कि बंदरगाह पर आने वाली समुद्री लहरें। लिख लीजिए इसको, है ना। बंदरगाह पर आने वाली समुद्री लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। सुनामी कहलाती हैं, जबकि ऐसा है नहीं, कहलाती हैं, है ना। किसके अनुसार? कोष्टक बना के लिखेंगे, जापान के अनुसार। किसके अनुसार? जापान के अनुसार। जापान के अनुसार, है ना, जापान के अनुसार। जापान के अनुसार हो गया। आगे बढ़े, ध्यान देंगे इधर पर, है ना। वास्तविक तौर पर सुनो, लिखना बंद कर दो। वास्तविक तौर पर सुनामी है क्या? कुछ नहीं, भूकंप द्वारा उठी समुद्री लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। देखेंगे ये क्या है? ये भारत हो गया। भारत की इधर पर क्या हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखेंगे तो यहां पर जावा और सुमात्रा द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर क्या है? भारत से ऊपर देखेंगे तो कि म्यांमार बर्मा है। क्या है? म्यांमार और बर्मा है। इसका काम आएगा। बोले सर यहां क्यों लिख दिया? बताएंगे म्यांमार बर्मा का भी। ये क्या हो गया? भारत हो गया। ये क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। ये क्या होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा द्वीप है। सुमात्रा और जावा द्वीप है। देखेंगे कि जब समुद्र तल पर, मान लो ये समुद्र भरा हुआ है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये समुद्र भरा हुआ है और अंदर से ऐसी ऊर्जा निकल कर आती है तरंगों के रूप में, जो समुद्र की तली से क्या होती है? टकराती है। अब जब समुद्र की तली से टकराएगी, आप पढ़ चुके हैं भूकंप को, जैसी तली से ये तरंगे टकराएगी, तली में क्या हो जाएगा? कंपन स्टार्ट हो जाएगा। और तली में कंपन स्टार्ट होने से ऊपर भरा हुआ पानी क्या होगा? हिलने लगेगा, हिलने लगेगा। और पानी के हिलने से तरंगे बनेगी पानी में। कैसे बनेगी? तरंगे बता रहा हूं। ऊपर से आप नदी में, पुल से आप छपाक से गिरिए, किसमें? पानी में। आप देखेंगे कि अचानक से पानी क्या होगा? ऊपर उठेगा, मारेगा ना, ऊपर उठेगा। या फिर आप तालाब में अचानक से क्या लगा दीजिए? छलांग लगा दीजिए। छलांग लगाएंगे तो अचानक से तालाब का पानी, जिस एरिया में आप गिरे हैं वहां का पानी ऊपर उठेगा, और जो पानी उठेगा वो एक लहरों के रूप में ऐसी लहर बनाते हुए और किनारे तक जाएगा। जाएगा कि नहीं? तो जो लहरें हैं, बड़ी लहरें, वही तो सुनामी कहलाती हैं। जो बड़ी लहरें उठती हैं वही क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती है। नहीं समझ में आ रहा है? याद करिए वो वाला गाना। कौन सा गाना है ना? ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, है ना, मन में हलचल सी उठ जाएगी बावरे, है ना। हाँ, वही कहानी कि तालाब में, तालाब का ठहरा हुआ पानी है, उसमें कंकड़ लगा दी तो ऐसे ऐसी जो लहरें हैं उठेंगी और कहां तक जाएंगी? किनारे तक जाएंगी। जाएंगे कि नहीं? और यही जो किनारे तक लहरें जा रही हैं, ये क्या है? सुनामी है। फिर आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए, बोले सर क्या बोल दिया आपने? ऐसे तो 24 घंटे जो है समुद्र की लहरें आती रहती है। तो हम कहेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। इसके लिए हमें 2 से 3 फैक्टों पर जाना होगा। और वो 2 से 3 फैक्ट क्या होंगे? सुनिएगा। हम एक फैक्ट इसमें लिखेंगे कि जो समुद्री लहरें हैं ना, समुद्री लहरें, है ना, समुद्री लहरें सुनामी कहलाती हैं कब? जब ये लहरें भूकंप के कारण उठी हो। जब ये लहरें भूकंप के कारण उठी हो, है ना, ऐसी लहरें सुनामी कहलाएंगी जो भूकंप के कारण उठी हो। बोले सर अब आ गया समझ में। क्या गया समझ में? कि भूकंप के कारण उठने वाली समुद्र में लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। ऐसे तो आप गोवा वाले बीच में चले जाइए, परमानेंट 1-1 मिनट में लहरें आती हैं। वो लहरें किस कारण से होती हैं? हवा के कारण या वायु के कारण होती हैं। वायु के कारण होती हैं, है ना। समुद्री लहरें और सुनामी में डिफरेंट होता है। ऐसी समुद्री लहरें जो भूकंप के कारण उठकर आई हैं, वो समुद्री लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। तो समुद्री लहरें सुनामी लहरों से क्या है? अलग है। कह सकते हैं कि नहीं? सुनामी लहरें समुद्री लहरों से क्या है? अलग है।
है ना। अब अलग है तो हम समुद्री लहरों को छोड़ ही देते हैं। क्यों? समुद्री लहरें ज्यादातर उत्पात नहीं मचाती, समुद्री लहरें क्या नहीं करती, ज्यादा विनाश नहीं करती हैं। अब चर्चा करेंगे, जब ये समझ चुके हैं कि भूकंप के कारण उठने वाली जो लहरें हैं वही सुनामी कहलाएंगी, बाकी सामान्य लहरें कहलाएंगी, तो आपके दिमाग में आएगा क्या सर भूकंप उठने के कारण ही सुनामी आती है? तो नहीं, भूकंप के कारण बस नहीं, ज्वालामुखी फटने के कारण, ज्वालामुखी फटने के कारण भी क्या आ जाता है? सुनामी आ जाती है ना। तीसरा नंबर यदि हम बात करें तो समुद्री किनारा या कगार के धंसने पर क्या जाता है? सुनामी आ जाती है। समुद्री कगर के धसक जाने से भी क्या आ जाती है? सुनामी आ जाती है। कैसी कगर? मैं बता रहा हूं आपको। शायद आप कोई नदी या नाला में नहाने गए हो, गया है कोई? नहीं गया है? नहीं गया तो इस पर्पस से आज जाना कि हमें सुनामी देखना है। कभी कभी क्या होता है, सुनो, हाँ, अरे सुन लो, इधर पे एक नाला है और नाला के किनारे, मतलब ये उसका अपवाह क्षेत्र है नाला का, और आप ऊपर से आते हैं और बड़ी स्पीड से बिल्कुल क्या बन जाते हैं? चक्कर घिन्नी बन जाते हैं, और चक्कर घिन्नी बन करके ऐसे करके कूदते हैं, है ना। 3 बार ऐसे चक्कर घिन्नी से घूमेंगे, फिर छपाक से क्या लगाएंगे? छलांग लगाएंगे। देखा है कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, सुन लो, कभी कभी क्या होता है कि जिस नाले में नहा रहे हैं उसका ये वाली कगरिया जो है मिट्टी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मिट्टी की। इसी को कगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कगार। दरअसल समुद्र में है तो कगार बोल दो, और नाले पे है, नदी पे है तो कगरिया बोल दो। आ गया समझ में? तो एक कगरिया यहां से फूट करके और जैसी पूरी मिट्टी छपाक से कहां गिरती है? पानी में गिरती है ना। और पानी एकदम से क्या होता है वहां का? हिल जाता है, और हिल करके क्या होता है आप देखेंगे कि क्या बनाएंगे? लहरें बना करके, और किनारे तक वो लहरें जाती हैं। मैं चूंकि सुनामी नहरों में और नालों में नहीं आती है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि इतना बड़ा समुद्र है, देखना ये समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, और समुद्र से ये वाला कगार अचानक से इतना बड़ा कगार धसक के यहां तक पहुंच जाता है। और जब अचानक से धसकेगा तो बहुत ज्यादा पानी को क्या करेगा? हटाएगा, और वो पानी क्या बना लेगा? लहरें बना लेगा। ऐसी लहर को भी सुनामी कह दिया जाता है। आपने देखा कई कारण हो सकते हैं, तो आप 3 मुख्य कारण देखिएगा कि समुद्री कगर के धसक जाने से भी क्या हो जाता है? सुनामी आ जाती है, लेकिन उतनी भयंकर सुनामी नहीं आती, है ना। ज्वालामुखी, स्थल खंड में यदि पहाड़ों पर ज्वालामुखी फट रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्वालामुखी समुद्रों के अंदर भी तो फटते हैं। आप देखे हैं ये जो मध्य अटलांटिक कटक है, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित कटक मध्य अटलांटिक कटक कहलाएगा। ये पूरे ज्वालामुखी से तो भरा है। ज्वालामुखी फूटेगा, लावा निकलेगा, और लावा निकल के पहाड़ बनाएगा, और समुद्री पहाड़ को ही, समुद्र के अंदर स्थित पहाड़ को ही तो कटक बोल देते हैं। आप देखेंगे जो मध्य अटलांटिक कटक है वो किससे बना है? ज्वालामुखी से ही निर्मित है। इसलिए आपने 3 कारण ये देख लिए कि किस कारण से सुनामी आती है। सबसे खतरनाक सुनामी कौन सी होगी? समुद्री लहर, भूकंप के साथ जो आती है, या भूकंप जो जिस सुनामी को उठाता है ना। एक चीज और बताएं, अचरज की बात देखो, जियोग्राफी में सुनामी शब्द तो था, लेकिन असलियत में सुनामी होती क्या है ये किसी ने नहीं जाना था। असलियत में सुनामी होती क्या है ये किसी ने नहीं जाना था। खैर आगे जानेंगे, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। किस कारण से आती है समझ में आया? लिख लेंगे, परेशान ना होना, थोड़ा सा और चर्चा करें, है ना। बोले सर ठीक है, अब तो अच्छे से सुनामी समझ में आ गया कि समुद्री लहरें जो भूकंप के कारण उठेंगी वही क्या कहलाएंगी? सुनामी कहलाएंगी। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या कि सुनामी इस तरह का होता है? बिल्कुल बताएंगे, पैसा देते हैं भाई, बताना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, देख लेते हैं। इधर पे देखो, ये आपका क्या भरा हुआ है? समुद्र भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? समुद्र। अब देखना, मान लो इधर पे भूकंप का केंद्र है। क्या है? भूकंप का केंद्र है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है स्थल खंड का क्या है? किनारा है। स्थल खंड का क्या है? किनारा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब जहां पर भूकंप का अधिकेंद्र होगा, पढ़ा चुके हैं भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? जहां सबसे पहले भूकंप की तरंगे टकराती हैं स्थल खंड से, वही क्या होता है? भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि जहां पर भूकंप का अधिकेंद्र है, वहां से वहां की जो अंदर की जमीन है, स्थल खंड है, उसमें क्या हो जाएगा? कंपन उत्पन्न हो जाएगा, और वो कंपन समुद्र में भरे पानी में भी क्या कर देगा? कंपन उत्पन्न कर देगा। कोई दिक्कत? अब जब ये कंपन उत्पन्न होगा तो कंपन किस प्रकार से? इस प्रकार से, कुछ श्रृंग और गर्त के रूप में। ऊपर जाना श्रृंग कहलाता है और नीचे आना गर्त कहलाता है। आप इसको स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि ज्वार भाटा, लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि ज्वार भाटा के कारण जो
लहरें आती हैं वो सुनामी में नहीं गिनी जाएंगी, है ना। सुनामी सिर्फ गिनी जाएगी भूकंप के कारण जो समुद्री लहरें उठती हैं उसी को सुनामी बोला जाएगा। ज्वार भाटा को सुनामी नहीं कहा जाएगा। तो भूकंप के कारण जो पानी में हलचल मची हुई है सुरंग और गर्त के रूप में, ऐसी स्ट्रक्चर बन रहा है सुरंग और गर्त के रूप में। सुरंग और गर्त का ऊंचाई अधिकेंद्र जहां पर भूकंप आया है उस क्षेत्र में सुरंग और गर्त का चौड़ाई 1 मीटर तक होता है। 1 मीटर तक होता है, याद रहेगा, 1 मीटर तक होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि सुनामी का सबसे कम आयाम, है ना, आयाम कहलाती है क्या? चौड़ाई। क्या कहलाती है? चौड़ाई। तो सुनामी का आयाम सबसे कम चौड़ा कहां पर रहता है? तो आप लगाते हैं अधिकेंद्र पर, जहां समुद्र की तली पर सबसे पहले भूकंप आता है, वहीं पर ये गर्त और सुरंग सबसे कम चौड़े होते हैं। अब देखेंगे कि जैसे जैसे ये हलचल समुद्र से दूर जाती जाएगी वैसे ही इसकी चौड़ाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और एक समय आएगा कि इन आयाम, जो ये आयाम है सुरंग और गर्त के बीच का जो दूरी है, सुरंग और गर्त के जो बीच का दूरी है उसका चौड़ाई 250-250 मीटर हो जाता है। 250-250 मीटर हो जाता है ना। जो 2004 का सुनामी आया था उसका जो चौड़ाई था ना सुरंग और गर्त का 30 मीटर था, यानी कि 30 मीटर ऊंची समुद्री लहरें आई थी और सब कुछ तबाह करके चली गई थी। खैर आगे चर्चा करेंगे। सिर्फ आप इतना जानिए कि जहां पर भूकंप सबसे पहले आएगा समुद्री तल पर, वहां पर इनका चौड़ाई सुरंग और गर्त का क्या होगा? सबसे कम होगा, या लगभग 1 मीटर होगा। और जैसे ही समुद्र के अन्य क्षेत्रों में ये लहरें जाती जाएंगी इनकी चौड़ाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ये चीज आई समझ में? अब जब ये चीज आई समझ में तो फिर देखो, ये मान लो स्थल खंड है। क्या है? ये स्थल खंड है, ये हमारा स्थल खंड है। और स्थल खंड तक आते आते इसका चौड़ाई क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी देखना थोड़ा सा, ये लबालब यहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है क्या? समुद्र। अब जैसे ये लहरें आएंगी ना, तो जैसे ही सुनामी आने वाली होगी या तट से टकराने वाली होगी, वो पूरा समुद्र के तली का या समुद्र के किनारे का पानी क्या होगा? खींच लेगी। कैसे खींच लेगी? समझिए थोड़ा सा। ठंडी के दिनों में एक कंबल है और 2 लोग लेटे हैं, साथ में कूलर पंखा चलाए हैं, है ना। यहां से यदि बगल से गलती से घुस गया, क्या हवा घुस गया, तो जो सेकंड वाला लेटा है वो पूरा कंबल क्या कर लेगा? खींच लेगा, है ना। और जब वो कंबल खींच लेगा उस साइड, तो इस साइड क्या हो जाएगी? कंबल की कमी हो जाएगी। अब फिर आपका नींद खुलेगा और आप पूरा कंबल को फिर खींच लेंगे। होगा कि नहीं? खिंचम खिंचाई का क्या चलेगा? क्रिया चलेगा रात भर। वही कहानी चलती है कहां? अरे सुनो यहां पर यार, ज्यादा मजाक में क्या कर रहे यार, है ना। सुनो यहां पर, इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं सुनामी की क्रिया। ध्यान देना, जैसे ही सुनामी समुद्र के किनारे आने वाला होगा वैसे ही समुद्र के जो आसपास का पानी भरा हुआ है, कहां पर? समुद्र के कगरों पर, वो पूरा पानी अचानक से खींच लेगा अपनी साइड। क्यों खींच लेगा? क्योंकि इसको ऊपर जो जाना है। आया समझ में? पूरा पानी किनारे से खींच लेगा कौन? ये सुनामी की लहरें, और अचानक से खींचेंगी और ऊपर ले जाएंगी। इतना है समझ में? अब क्या यहां की कहानी सुनो। यहां पर जैसे आप लोग घूमने गए हैं, आप देखेंगे वाह, इधर भी रामचंद्र वाली कहानी, रामचंद्र जी वाली कहानी हो गई क्या? किसी ने बाढ़ मार दिया क्या? समुद्र को सुखा लिया क्या? पानी गया कहां? हजारों मछलियां, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां कगारों पर, किनारे पर तड़प रही होंगी। कछुआ आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े सांप देखने को मिल जाएंगे। आपको दया आएगी, कितने प्यारे प्यारे जीव हैं, मरे जा रहे हैं। भगवान क्या हुआ? ये पानी गया कहां, है ना। आप सोच ही रहे होंगे कि अचानक से एक लंबी चौड़ी क्या आएगी? लहर आएगी और आपको भी साथ में ले जाएगी। बोले बहुत तड़प रहे थे, है ना, तो चलो तुम भी चलो, है ना। इस प्रकार से सुनामी की क्रियाविधि होती है समझ में? तो आप ये कर सकते हैं। अब आपसे मैं चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, है ना। सुनामी में आने के पहले समुद्र तल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सीधे तौर पर आपको कहना चाहिए कि समुद्र तल से या समुद्र के किनारे से पानी समुद्र की ओर खिसक जाता है। नहीं आया समझ में? सुनामी आने के पहले समुद्र का जो किनारे वाला पानी है, जल है, पूरा समुद्र की ओर क्या हो जाता है? खिसक जाता है। यह पानी जाता कहां है? तो कह दो सुनामी के साथ या लहरों के साथ ऊपर उठ जाता है। इसलिए समुद्री किनारा क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, कह सकते हैं, है ना। तो
एक क्वेश्चन आपसे फिर, किस स्थिति में समुद्र का किनारा खाली हो जाता है? किस स्थिति में समुद्र के किनारे का पानी समुद्र की ओर खींचने लगता है? सुनामी, है ना। और वही सुनामी बहुत बड़ा रूप लेकर के, भयावह रूप लेकर के आप पर क्या करेगी? अटैक कर देती है, अटैक कर देती है ना, अटैक कर देती है ना। ये हो गया आपका क्या? स्थलखंड, है ना। और ये हो गया आपका सुनामी वाला भाग। ऐसे उठती हैं, ऐसी इतनी खतरनाक, है ना। अब इनका जो चौड़ाई है 250 मीटर तक हो सकता है। कितना? 250 मीटर तक। 2004 में जो सुनामी आई थी उसका ऊंचाई कितना था? 30 मीटर। कहां पर? अपने भारतीय प्रायद्वीप पर। इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था हमारे तमिलनाडु वाले भाग में हुआ था, है ना। अब आ गया समझ में? आपने एक चीज समझी, सुनामी क्यों आती है? कगार के धसकने से, ज्वालामुखी फटने से, या समुद्र तल पर भूकंप आने से। आया समझ में, है ना। सुनामी का अनुमान कैसे लगाते हैं? इसी प्रकार से सुनामी का अनुमान भी लगाया जा सकता है। आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं, अचानक से समुद्र का पानी कहां चला गया? समुद्र की तरफ चला गया। आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तुरंत वहां से क्या करो? निकल लो। तुरंत वहीं से क्या कर लो? निकल लो। दरअसल इतनी तबाही हुई थी, इतनी तबाही हुई थी 2004 में कि विश्व की पूरी सरकारें क्या हो गई? सतर्क हो गई। विश्व की पूरी सरकारें, सभी लोग क्या हो गए? सतर्क हो गए। और एक ये कह दें कि सिस्टम का गठन किया गया, सिस्टम का गठन किया गया। वह सिस्टम जो ये पता लगाएगा कि इस क्षेत्र में सुनामी आ रही है या आने वाली है ना। उसके लिए डार्ट नामक एक क्या बनाया गया? संस्था बनाई गई, यह सिस्टम बनाया गया। डार्ट क्या है? डार्ट है डीप ओशन असेसमेंट रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, है ना। जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सुनामी आने वाली है या सुनामी आने की संभावना है। बोले इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हम पता लगा पाएंगे कि इस क्षेत्र में सुनामी आने वाली है। अब जब यह पता लगा पाएंगे कि इस क्षेत्र में सुनामी आने वाली है तो हम उस क्षेत्र के लोगों को सतर्क कर देंगे कि यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, सुनामी आने वाली है ना। तो वहां पर डार्ट क्षेत्र क्या कर रहा है? डार्ट जो सिस्टम है वो काम कर रहा है और अधिकतर देशों में डार्ट सिस्टम लागू है, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? डीप ओशन असेसमेंट, क्या होगा? असेसमेंट और रिपोर्टिंग, ऐसे रिपोर्टिंग होगा ना, रिपोर्टिंग और क्या होगा? ऑफ और सुनामी, है ना, ऑफ सुनामी। ये दो तरह से काम करता है। एक इसका भाग होगा जो है अनुमान लगाएगा कि यहां सुनामी आ सकती है, आने वाली है ना। वो पता कौन लगाता है? सुनामी मीटर। कौन? सुनामी मीटर पता लगाता है। और जब सुनामी मीटर ये कंफर्म कर देगा कि आज रात 8:30 बजे, है ना, क्या आने वाला है? सुनामी, तो वो लगभग 4-5 घंटे, 6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले जब उसको पता चलेगा उस क्षेत्र में वो क्या कर देगा? अनाउंस कर देगा। वहां की जनता को निकाल करके बाहर निकाल लिया जाएगा, उधर की जनता को, और जनहानि से क्या हो जाएगा? जान माल से रक्षा हो जाएगी। ये जो पूरा जो पोर्शन है ना, ये आता है आपदा प्रबंधन में। किसमें आता है? आपदा प्रबंधन में। दूसरा इसका पार्ट है डीप ओशन का, डार्ट का, वो है कौन सा? सिग्नलिंग, है ना, सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन, है ना। ये क्या करेगा? देखो, डार्ट ऐसा सिस्टम है जो सुनामी का पता लगा करके और आसपास के क्षेत्रों को या जहां जहां तक उसकी पहुंच है वहां तक के लोगों को सचेत कर देता है और जान माल की रक्षा कर लेता है। तो डार्ट दो भागों में काम करता है। एक सुनामी मीटर, क्या? सुनामी मीटर, जिससे सुनामी आने की संभावना का पता लगाया जाता है। वो यंत्र कौन सा है? सुनामी मीटर। सुनामी के आने का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? सुनामी मीटर से। सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, इसका मतलब चारों दिशाओं में संदेश भेज देना कि इस क्षेत्र में सुनामी आने वाली है। डार्ट दो भागों में काम करता है, एक सुनामी मीटर और सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। हर देश अपना अपना एक इसका सेंटर बनाता है। जैसे कि हमारा सेंटर जो है वो हैदराबाद में स्थापित है। कहां स्थापित है? हैदराबाद में स्थापित है। और हैदराबाद में स्थापित होने के साथ सेंटर जो है हैदराबाद में स्थापित है और दो जगह अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाए हैं। दो मशीनें कहां लगी हैं? बंगाल की खाड़ी में। कहां लगी हैं? बंगाल की खाड़ी में। और एक मशीन लगी है कहां पर? हिंद महासागर में। कहां लगी है? हिंद महासागर में। जैसे ही कोई संदेश मिलता है कि सुनामी आने वाली है, समुद्र तट का यानी कि पूर्वी हिस्सा पूरा क्या करवा दिया जाता है? खाली करवा दिया जाता है। क्या करवा दिया जाता है? खाली करवा दिया जाता है और रक्षा कर ली जाती है जान माल की। ज्यादातर जो सुनामी है भारत के किस खंड में आता है तो सुनो, है ना, ये आपका भारत है और भारत के पूर्वी पश्चिमी हिस्से में,
भारत के पूर्वी पश्चिमी हिस्से में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसके बाद अरब सागर का एकाध एरिया है जहां पर अत्यधिक सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है। 3 क्षेत्र हैं भारत के, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद अरब सागर का एक क्षेत्र, है ना। 4 क्षेत्र जहां पर सुनामी आने की ज्यादा संभावना रहती है। अच्छा, ये क्षेत्र ही क्यों, ये क्षेत्र ही क्यों, और क्षेत्र क्यों नहीं? तो सुनो, आप पढ़ चुके हैं भूकंप पेटियां, पढ़े हैं कि नहीं? भूकंप पेटी क्या होती है? विश्व में जहां जहां ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है वो क्या कहलाती है? भूकंप पेटी कहलाती है। जहां पर 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, अभिसरण की क्रिया होती है। किसकी? अभिसरण की क्रिया होती है, अपसरण की क्रिया होती है, घर्षण की क्रिया होती है, वहां पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा हो जाती है ना। आया समझ में? अब देखना कि एक भूमध्य महाद्वीपीय, ऐसा है ना, कौन सी पेटी थी? मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो कहां से गुजर रही थी? भारत के हिमालयी क्षेत्र से गुजर रही थी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, भारत के हिमालयी क्षेत्र से गुजर रही थी। कौन सी? मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो भूकंप की पेटी है, भारत के हिमालयी क्षेत्र से गुजरी, म्यांमार बर्मा से होते हुए ऐसे चली गई, ये इंडोनेशिया के पास से गुजरती हुई और सीधा प्रशांत पेटी पर क्या हो जाती है? मिल जाती है, प्रशांत पेटी पर मिल जाती है। तो देखना, इस वजह से इस मध्य, ये कहेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी के कारण जो भूकंपीय क्षेत्र बनते हैं वो इस क्षेत्र में ज्यादा बनते हैं, है ना। ज्यादा ज्वालामुखी क्षेत्र में फटते हैं, है ना। तो जो 2004 की सुनामी आई थी वो इसी क्षेत्र में आई थी। यहां है सुमात्रा और जावा द्वीप। विश्व मैप में जल्दी नजर गड़ाइए और देखिए, भारत के उधर इंडोनेशिया कहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है? इंडोनेशिया दिखा, वहां सुमात्रा द्वीप कहीं पर लिखा है, सुमात्रा दिख रहा है कहीं? सुमात्रा मैप में देख लेना, कोई मैप लिए हो, देना एटलस कोई देना जल्दी से। आपके पास नहीं है तो मैं दिखा दे रहा हूं, है ना। ये देखेंगे, यदि एटलस लिए हैं तो भारत के नीचे चले जाइए, किनारे किनारे पकड़ के, बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे ऐसे, तो आप नीचे देखेंगे कि इंडोनेशिया, मलेशिया दिख रहा है आपको? ये इधर पे देखिए, इधर पे, वहां पे भी आपको दिख नहीं रहा है। ये हरा हरा वाला जो क्षेत्र है ना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखिए, हाथ रखिए, और इस साइड और इस साइड, हाँ, यही जो क्षेत्र है ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। यही है जावा और सुमात्रा, है ना। जावा और सुमात्रा, इसमें तो लिखा भी है, लिखा है, हाँ, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के क्षेत्र में, है ना। जावा और सुमात्रा क्षेत्र या द्वीप के पास में एक छोटा सा द्वीप है जिसको ये बता दे अनक क्रोकाटोवा द्वीप कहा जाता है। अनक क्रोकाटोवा द्वीप कहा जाता है, और अनक क्रोकाटोवा द्वीप को ही चाइल्ड ऑफ क्राकाटोवा द्वीप कहा जाता है। यहां पर एक ज्वालामुखी फटा था। क्या फटा था? ज्वालामुखी फटा था। और 2004 की जो सुनामी है ना, 2004 की सुनामी है, इसी चाइल्ड ऑफ क्राकाटोवा द्वीप पर हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार, है ना। और ये जो चाइल्ड ऑफ क्राकाटोवा द्वीप है, ये पूरा समुद्री क्षेत्र से क्या है? घिरा हुआ द्वीप है। और यहां पर उठा था 2004 में ज्वालामुखी। क्या? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के कारण भयंकर क्या आ गई थी? सुनामी आ गई थी, है ना। अब ये सुनामी का जो क्षेत्र था कुछ इस प्रकार से बनता, ऐसा बना, देखेंगे ऐसा बना था, है ना, ऐसा बना था। इसकी तरंगे ऐसे जाएंगी। आप देखेंगे कि इसका जो क्षेत्र था, एक ये हो गया एक सुरंग, सुनो यहां से, ये हो गया सुरंग गर्त, ये हो गया सुरंग और ये हो गया गर्त। तो इस क्षेत्र में सुरंग दो गर्तों की जो चौड़ाई थी 160 किलोमीटर तक थी। दो गर्तों की जो चौड़ाई थी कितनी थी? 160 किलोमीटर। इसका मतलब कि एक समुद्री लहर 160 किलोमीटर की थी। समझ रहे हैं आप? एक समुद्री लहर 160 किलोमीटर की थी। और जब एक समुद्री लहर 160 किलोमीटर की है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड से सुनामी जाती है ना, कितनी स्पीड से सुनामी जाती है। 15 घंटे में 11 देशों को तबाह कर दिया था इसने। 15 घंटे में 11 देशों को तबाह कर दिया था। इस सुनामी से, 2004 की सुनामी से 2 लाख लोग मारे गए थे। 2 लाख लोग मारे गए थे। अरे आंकड़ा नहीं है, कंफर्म आंकड़ा नहीं है, लगभग 2 लाख।
कोई आंकड़ा नहीं है कि गिन के मुंडी मुंडी नहीं उखाड़े हैं, कोई बच्चा बह गया, कोई हो गया ना, ऐसे नहीं है। अनुमानतः पूरे देशों में 2 लाख लोग मारे गए थे, है ना, भयंकर तबाही हुई थी। भारत में सबसे ज्यादा तबाही कह दें कि भारत के, अरे गुजरात में नहीं, तमिलनाडु क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में हुई थी सबसे ज्यादा तबाही। लेकिन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी सबसे ज्यादा जो तबाही है वो कहां हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी, है ना, इतना लोग मारे गए थे। यह है सुनामी, और यह है सुनामी से होने वाली तबाही या सुनामी से होने वाले नुकसान, है ना। 2004 की सुनामी दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी थी, जो 9.3 तीव्रता के भूकंप के कारण उठी हुई थी, है ना, जहां पर 2 से 2.5 लाख या कह दें 2 से 3 लाख लोग मारे गए थे। यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्यों? एक एक को गिना नहीं गया है ना। आपने देख लिया कि तमिलनाडु में जो लोग मारे गए उनकी गिनती कर ली गई, जरूरी थोड़ी ना है जो मछुआरे निकले थे मछलियां पकड़ने वही वहीं पे दबके रह गए, उनका क्या करेंगे, है ना। तो अपन 2.5 लाख भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं। अनुमानतः जो रिपोर्ट थी, जो न्यूज की रिपोर्ट थी, वो थी लगभग 3 लाख न्यूज रिपोर्ट थी। लेकिन हमने बड़ा बताया कि लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। सुनामी के स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, यदि आ गया है तो अपन इसको लिख लेते हैं और सुनामी को खत्म कर लेते हैं, है ना। बंद कर दो, इसको बंद करो।